चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, आप सभी को इस होली के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ होली के रंग बिखेरते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली के अवसर पर छुट्टियां हैं और सभी अध्यापक उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ती रहे, आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे, इसके लिए हम पेड क्लास से एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए इस सेशन के माध्यम से लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और हाँ, याद रहे दोस्तों कि इस होली के अवसर पर हम आपके लिए अपने सभी बैचेस पर बम्पर बढ़िया सा डिस्काउंट लेकर आए हैं, ऑफर लेकर आए हैं, जैसा कि आप भी चाहते थे। एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ ऑफर्स हैं साथियों। तो ऑफर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यूपी जीके का बहुत शानदार सा दृष्टि बैच और कंप्यूटर का साथियों संगणक बैच, ये जो अलग अलग बैचेस हैं साथियों, इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बो में इसका जबरदस्त ऑफर है। मात्र 299 में आपको यूपी जीके का दृष्टि और कंप्यूटर का संगणक बैच एक साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो वीपीओ का थियरी प्लस प्रैक्टिस का सचिव बैच है दोस्तों, जिसमें थियरी भी कंप्लीट मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगा 3000 क्वेश्चन का, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यह बैच दोस्तों मात्र 399 के ऑफर प्राइस में है। इसी प्रकार से दोस्तों आरओ का यकीन 2.0 बैच जो है ये मात्र 399 का है। इसी प्रकार से साथियों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जो आपका दृष्टि बैच है यूपी जीके का, अगर आप अलग से लेते हैं तो मात्र 199 का है। और इसी प्रकार से दोस्तों संगणक बैच जो है कंप्यूटर का, इसे भी अगर आप है ना भाई केवल लेते हैं तो 199 के ऑफर प्राइस में है। यूपी ट्रिपल एससी का वीपीओ का साथियों मात्र रैंकर्स बैच, रैंकर्स बैच मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपको वीपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। तो ये साथियों मात्र 199, सॉरी यहां बिल्कुल ये मात्र 199 का उपलब्ध है। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का साथियों जो प्रयाग बैच है, जिस पर आप लंबे समय से डिस्काउंट चाह रहे थे, ये मात्र 299 का अवेलेबल है दोस्तों। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का लिपिक बैच 399 का और लेखपाल का साथियों राजस्व बैच 399 का अवेलेबल है। तो लगभग सभी बैचेस पर बम्पर और अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं जरा एक बार देख लीजिए। हर इनमें से किसी भी बैच से जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैचेस दिख जाएंगे। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार लगे, जरूरी लगे, उन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप लोग उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बहुत धूमधाम से चीजें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास हम लोग पढ़ के खत्म कर चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी भी खत्म कर लेंगे और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके एंड ऑल चीजों पर आएंगे। और हमें उम्मीद है कि मार्च एंड होते होते हम यूपी जीके कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यह हमें उम्मीद है कि मार्च एंड होते होते हम यूपी जीके आराम से कंप्लीट कर लेंगे धूमधाम से। उसके बाद आप लोग अपना रिवीजन वगैरह जो भी चीजें हैं करिएगा, है ना। चलिए 2-4 दिन की नहीं कह सकते, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना के बारे में आज बात करनी है। उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना के बारे में आज के सेशन में डिस्कस होना है, ठीक है। निश्चित रूप से टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे फैक्चुअल डाटाज आपको मिलेंगे और उसको आपको पढ़ना होगा। लैपटॉप, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्चुअल डाटाज हैं जो आपको मिलेंगे, जो आपको पढ़ना होगा। और ये जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये जो फैक्चुअल डाटाज हैं, जैसे देखिए सीधी सीधी क्या चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीपीसी का यहां पर फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक बात है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिए कि भाई एनटीपीसी का ये फुल फॉर्म है साथियों, और एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले हम ये भी कहेंगे, ठीक है, इसके पहले हम ये भी कहेंगे कि एक चीज का ध्यान दीजिएगा जरा विशेष रूप से, क्या कि जैसे अगर आपसे कभी पूछ ले, है ना, कि भाई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, है ना, या भारत के संदर्भ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए, आपसे कहा जाए कि एक काम करिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए, अब जैसे क्या होता है कि ऊर्जा मतलब एनर्जी, मतलब सीधे शब्दों में अभी इलेक्ट्रिसिटी समझिए, है ना, तो ऊर्जा का मतलब यहां विद्युत से समझिए, इलेक्ट्रिसिटी से समझिए। तो जैसे क्या है कि भाई ताप आधारित संयंत्र है ना, जल आधारित संयंत्र है, परमाणु आधारित संयंत्र है, सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो किससे होता है, ठीक है। तो जब ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जाए, चाहे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात हो या भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, ठीक है, दोनों में मामला एक ही है। तो चाहे ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात हो रही है, तो चाहे यूपी की बात हो और चाहे, ठीक है, भारत की बात हो, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भैया पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, और उसके बाद फिर अन्य चीजें हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर क्या है भाई, पहले नंबर पर जो है यह है ताप विद्युत संयंत्र, क्या है, पहले नंबर पर है ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, पहले नंबर पर क्या है, ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है जल विद्युत संयंत्र, दूसरे नंबर पर क्या है, जल विद्युत संयंत्र है। और तीसरे नंबर पर क्या है, परमाणु विद्युत संयंत्र है, क्या है भैया, परमाणु विद्युत संयंत्र है। उसके बाद कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, ठीक है, उसके बाद कुछ और है, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, अच्छा भैया मुकेश बाबू, ठीक है, ठीक। तो इसमें मामला है ये, ठीक है, इसमें मामला ये है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करते हैं, तो हमने कहा उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे भारत की बात हो, अगर आपसे कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो पहले नंबर पर है ताप विद्युत संयंत्र, दूसरे नंबर पर जल विद्युत संयंत्र और तीसरे नंबर पर परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है। मतलब ताप आधारित में भी तीन चीजें आती हैं, क्या, ताप आधारित में भी तीन चीजें आती हैं। एक आता है कोयला आधारित संयंत्र, ठीक है, कोयला आधारित संयंत्र, एक आता है तेल आधारित संयंत्र, और एक आता है गैस आधारित संयंत्र, ठीक है ना, गैस आधारित संयंत्र। तो इस बात को समझिएगा कि भैया ऊर्जा के मुख्य स्रोत में पहला नंबर पर ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र है। और ध्यान रहे कि ये जो ताप विद्युत संयंत्र है, इसको आप और क्या कहते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि ताप विद्युत संयंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और कई बार यही लिखकर पूछ लेता है, ठीक है, यही लिख लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, क्या भैया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, क्लियर है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा गौर करिएगा यहां पर, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो भैया है क्या कि अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछ ले तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा ताप विद्युत संयंत्र। और अगर ताप विद्युत संयंत्र ऑप्शन में नहीं है तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिया होगा, और अगर यह भी नहीं है तो फिर कोयला आधारित संयंत्र दिया होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी विकल्प मिल सकता है, ताप विद्युत संयंत्र या थर्मल पावर प्रोजेक्ट या फिर कोयला आधारित संयंत्र। और दूसरे नंबर पर क्या है, जल आधारित संयंत्र। भाई जल विद्युत संयंत्र में क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई हैं, है ना, डैम बनाए गए हैं, और उन डैम के माध्यम से जो वहां पर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, उसके माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है भैया। और तीसरे नंबर पर है परमाणु विद्युत संयंत्र, और उसके बाद और अन्य ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा वगैरह, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कहीं से समस्या तो है नहीं, ये आप समझ रहे हैं कि हमने क्या बताया आपको, है ना, कोई समस्या है, होनी नहीं चाहिए। तो चलिए और चीजों के बारे में हम डिस्कस करें, बात करें और देखें कि क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम
सारी चीजों पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे आपको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। और जहां तक इस तरह की चीजों का सवाल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ बढ़िया ऐसा भी कंटेंट देना चाहूंगा जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाए, मतलब थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप का, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिएगा लिस्टिंग। अब देखिए जाहिर सी बात है कि आज का भी टॉपिक ऐसा है कि काफी कुछ फैक्चुअल डाटा आपको मिलने वाला है और आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी नोट्स बनाने के लिए भी और उसे याद करने के लिए भी। अच्छा भैया उमेश बाबू, नेक्स्ट टाइम देखिए तो क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ ठीक, तो ये देखिए जैसे, ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, तो ये है जैसे, है ना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र, एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनटीपीसी द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया आपका एनटीपीसी द्वारा स्थापित संयंत्र, ठीक है। एनटीपीसी द्वारा कहां कहां पर है भाई, सिंगरौली सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली, टाडा अंबेडकर नगर और औरैया, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस चीज को ध्यान देंगे, एकदम प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपको ऐसे ही एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि भैया एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित जो संयंत्र है, और ये कैसे संयंत्र है, ये ताप विद्युत संयंत्र है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये ताप विद्युत संयंत्र है ना। हाँ जी, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं भैया उमेश बाबू, देखिए तो ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी द्वारा स्थापित है गौतम बुद्ध नगर के दादरी में, टाडा अंबेडकर नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, औरैया में, रेहंद सोनभद्र में, सिंगरौली सोनभद्र में। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे एक तरफ क्या दे दिया, एक तरफ आपको लिख दिया सोनभद्र, है ना, अंबेडकर नगर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, दूसरी तरफ क्या कर दिया, लिख दिया सिंगरौली, दादरी, टांडा, ऊंचाहार, और आपको मिलान करने के लिए कह दिया, ठीक है ना, मिलान करने के लिए कह दिया। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है, जैसे हम आपको वीके का जी के अंदाज में बताते हैं एकदम वही वाला अंदाज है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी यहां पर अगर ये पीपीटी में मेंशन है तो थोड़ा सा आपका भी और हमारा भी समय बच जाएगा। एज इट इज आपको नोट करना है, एज इट इज, ठीक है भैया। चलिए तो और आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए, ठीक है ना। बाकी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो एक नोट आपका मेंशन किया गया है कि औरैया गौस, ना, औरैया जो है गैस आधारित, दादरी गैस, है ना, एवं कोयला आधारित तथा शेष कोयला आधारित संयंत्र है। मतलब इसमें से आप औरैया वाला देखिए, ये जो औरैया वाला है, ठीक है, और जो दादरी वाला है ना, जो औरैया वाला है ये कैसा है, ये गैस आधारित है, ठीक है। तो औरैया में जो है ये गैस आधारित है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। यहां देखिए कि ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं या थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक कोयला, दूसरा तेल और तीसरा गैस आधारित है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो औरैया वाला है ये कैसा है, ये गैस आधारित है, ठीक है ना। ये क्या है भैया, ये गैस आधारित है। और इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से ध्यान दीजिए कि भैया कह रहा दादरी वाला गैस और कोयला आधारित है। ये वाला क्या है, ये गैस व कोयला आधारित है। क्या है ये गैस व कोयला आधारित है, मतलब गैस और कोयला दोनों से चलता है, गैस व कोयला आधारित है, ठीक है ना, गैस व कोयला आधारित है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से चलता है, गैस व कोयला आधारित, गैस व कोयला आधारित, ठीक है। और ठीक है, बाकी जितने भी शेष बच गए सब कोयला आधारित है, जैसे ये रिहंद है, ये सिंगरौली है, ये टांडा है, ये ऊंचाहार है, बाकी सब कोयला आधारित है, ठीक है ना। चलिए, तो ये एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक, ये नोट में यहां पर ये बात मेंशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आए आपको उसको संभालना है और लेकर चलना है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए और चीजों को देखा जाए। उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्रों की बात करें अगर हम,
उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्रों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है, अभी जो हमने आपको ताप विद्युत संयंत्र बताया ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित है, समझ रहे हैं। अभी जो हमने आपको बताया ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित है, और अब जो आपको बताने जा रहे हैं ये क्या कैसे है, ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र है। तो इसके पहले वाले एनटीपीसी वाले थे, ये राज्य है ना, उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा है। तो जैसे सोनभद्र में ओबरा, ठीक है, ये एटा में जवाहरपुर है ना, कानपुर में पनकी है ना, झांसी में परीक्षा और सोनभद्र में अनपरा। तो जैसे आप सोनभद्र का ही ले लीजिए, तो सोनभद्र में जो अनपरा है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित है, और इसी सोनभद्र में जो सिंगरौली और रिहंद है ये एनटीपीसी द्वारा संचालित है। तो ये फैक्चुअल डाटा हुआ कि नहीं हुआ, निश्चित रूप से ये आपके टेंशन बढ़ाने वाला है कि इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन यही तैयारी है और यही कंपटीशन है। इसी को भेद कर, इसी को चीर कर आपको आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा कर लेना है। ठीक बात है ना? हाँ जी। तो ये याद करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, ये याद करने की जिम्मेदारी भाई आपकी है, जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा ये देखिए इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो यहां पर जो मेंशन किया गया है, ठीक है, यहां पर जो मेंशन किया गया वो ये है कि संयुक्त क्षेत्र के विद्युत संयंत्र। जैसे हमने पहले आपको लिस्ट दी किसकी, पहले आपको लिस्ट दी कि भैया ये एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्र हैं अलग अलग जगहों पर, एनटीपीसी द्वारा स्थापित हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे ऊंचाहार हो, टाडा हो, दादरी हो, सिंगरौली हो, रिहंद हो, औरैया हो। और ये क्या है, ये जो है किसके हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के हैं। और अब आपको लिस्ट दे रहा हूं संयुक्त क्षेत्र के, जैसे मेजा, प्रयागराज के मेजा तहसील में जो है ये एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त है ना उपक्रम है। इसी प्रकार से फतेहपुर में जो है ये नवेली, ठीक है, नवेली लिग्नाइट, ठीक है, हाँ जी, प्लस उत्तर प्रदेश सरकार। तो नवेली जो है, ठीक है, नवेली और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त संयंत्र है। इसी प्रकार से जो ललितपुर में है यह भी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त संयंत्र है। ठीक है ना? हाँ जी। निर्माणाधीन का मतलब होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, क्यों भैया रजनीश बाबू ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताइए आप। ये आप जो बोल रहे हैं वो अलग है, और ये जो यहां पर हमने बताया है कि एनटीपीसी द्वारा, और ये जो ऊंचाहार लिखा है ये अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज है नहीं ना? तो फिर क्यों बार बार उसी के लिए परेशान हो, वही चीज तो है। खैर, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्र, शाहजहांपुर के रोजा में रिलायंस का है, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में भी रिलायंस का है, ठीक है, सोनभद्र में अनपरा सी जो है ये MLKP प्राइवेट लिमिटेड का है, और ये आपका जो प्रयागराज है, प्रभागराज, ठीक है, प्रयागराज तो भैया कभी कभी हो जाता है, प्रयागराज का 12 और करछना में जो है ये JP ग्रुप का है। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। अब ये परमाणु विद्युत संयंत्र की बात कर लेते हैं, जो कि नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बुलंदशहर, ठीक है ना? चले भैया, ठीक है। अच्छा भैया प्रमोद बाबू, तो आप देखेंगे नरौरा की बात करते हैं, तो नरौरा भाई हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है नरौरा। कहां पर है भाई? बुलंदशहर में। तो आपको याद करना है कि बुलंदशहर में है, गंगा नदी के किनारे है, और यहां पर 2 रिएक्टर है, और दोनों 220-220 के हैं, दोनों जो है 220-220 के हैं। ठीक है, और प्रथम इकाई 1991 में और द्वितीय इकाई 1992 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 पॉइंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं कि भैया नरौरा, ठीक है, नरौरा, ठीक है, नरौरा क्या है भैया? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र। तो ये जो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, ठीक है, इसके बारे में जब आप नोट्स बनाए, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि आगे जब भी है ना इस तरह के फैक्ट आए तो आप अपने से भी बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है भैया, कहां स्थित है? तो पहली चीज है कि बुलंदशहर में स्थित है।
पहली चीज है कि बुलंदशहर में स्थित है। दूसरी चीज है कि यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है, एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे है। कहां पर है भैया? गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी किनारे स्थित, गंगा नदी किनारे स्थित। ठीक है ना, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी किनारे स्थित है। गंगा नदी किनारे स्थित है। और इसी प्रकार से कि भाई अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 इकाई है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट जो है, यूनिट 1 कब स्टार्ट हुई थी? तो यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 स्टार्ट हुआ है 1991 में और यूनिट 2 स्टार्ट हुआ है 1992 में। 2 यूनिट है। ठीक है ना, 2 यूनिट है। ठीक है, और दोनों ही जो है, दोनों 220 मेगावाट के। दोनों यूनिट क्या है भैया? दोनों जो यूनिट है, दोनों यूनिट कितने के हैं? 220 मेगावाट के हैं। मेगावाट के हैं। तो सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा भैया, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लेंगे कि भैया नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र बुलंदशहर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद हम देखें जरा कि एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये देख लिया जाए भाई। लघु जलीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र, जैसे ये क्या है? लघु जलीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। तो करना क्या है आपको कि भाई सीधी सी बात है, सिंगरौली सोनभद्र में आपको याद कर रखना है। सौर ऊर्जा पर आधारित जो विद्युत केंद्र है, जैसे बिल्हौर कानपुर में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, सिंगरौली सोनभद्र में भी है, ऊंचाहार रायबरेली में भी है, औरैया में भी है। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो और भी है, तो बिल्कुल है। एक ही जगह पर, ठीक है, कहीं एक ही जगह पर ताप विद्युत संयंत्र भी मिल सकता है, सौर ऊर्जा संयंत्र भी मिल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बगल में अपना ताप विद्युत संयंत्र वाला है और वहीं पर बगल में सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कर दिया गया है, जैसे इस वाले में आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कि ये सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र है, जैसे दादरी, सिंगरौली, ऊंचाहार में, क्योंकि इन जगहों पर ताप आधारित संयंत्र भी तो है भाई। इन जगहों पर ताप आधारित संयंत्र भी तो है, तो है ना, 2 in 1 हो गया। ठीक है, बाकी एनटीपीसी के कोयला आधारित संयुक्त उद्यम विद्युत केंद्र एनटीपीसी के स्वामित्व में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एनटीपीसी के कोयला आधारित, अच्छा ये वाले, ठीक है ना, ये जो आपका मेजा वाला है, एनटीपीसी के कोयला आधारित संयुक्त उद्यम विद्युत केंद्र। जैसे ये प्रयागराज का मेजा तहसील वाला है, तो ये एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है, ये चीज है। खैर अभी तक जो बताया वो ज्यादा जरूरी है। ये वाली लिस्ट इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है, नरौरा के बारे में जितनी बातें लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा जो है और एनटीपीसी द्वारा जो है। ठीक है, तो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन सीधे सीधे अभी पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, सीधे सीधे। तो एज इट इज याद करना है, एज इट इज याद कर लीजिए। क्या कि ओबरा, हम सब जानते हैं ओबरा कहां पर है? सोनभद्र में है। ओबरा, रिहंद, अनपरा कहां पर है? सोनभद्र में है। ठीक है, तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। यह क्वेश्चन एज इट इज कई बार पूछा गया है ना। एक बार ऐसे कि ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहां है, दूसरी बार ऐसे कि ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। बाकी ढुकवान परियोजना जो है झांसी में है, ओबरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं अलग अलग जगहों पर, अगर आप याद कर सकते हैं तो जरूर याद कर लीजिए, नहीं तो फिर ठीक है ना, जितना इसके पहले वाली इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उसको हर हाल में याद कर लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। ठीक है,
चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए जहां जरूरी है, अनिवार्य है, वहां हम निश्चित रूप से आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताएंगे, या तो पहले से बना बनाया फ्लो चार्ट आपके लिए ले आएंगे, और या तो फिर हम आपको बनाकर, ठीक है, लिखवा देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहां से उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की लिस्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की लिस्ट। अब ये उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की लिस्ट है, जैसे खारा कहां पर स्थित है? असम नदी पर स्थित है, सहारनपुर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे माता टीला, है ना, जैसे माता टीला मेजा तहसील प्रयागराज में है, मिर्जापुर में नहीं है भैया। ठीक है, माता टीला बेतवा नदी पर ललितपुर में। ठीक है, ये क्या है? ये हम बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए निर्गजनी चितौरा, ठीक है, चित्रौरा गंगा नदी पर मुजफ्फरनगर में। सलवा, ठीक है, ओबरा, राजघाट, रिहंद, बेलका, शीतला। तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम अपने अंदाज में लिखकर भी कोई फायदा नहीं है। हम अपने अंदाज में बीके का जी के अंदाज में इसको लिखें तो भी कोई बहुत फायदा नहीं है। यही लिस्ट है, बस समय जाएगा, याद आपको तब भी करना पड़ेगा, याद अभी भी करना पड़ रहा है। ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको एज इट इज याद करना है, तो इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे नोट्स बना रहे हैं आप, तो हमने यहां पर इसको दिखा दिया है, ठीक है, समझा दिया है, तो अब इसको आपको नोट्स में लिखना रहेगा। तो अभी इतनी जल्दी तुरंत तो लिख नहीं पाएंगे, तो इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके संदर्भ में जैसे कुछ चीजें हैं कि केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ के चिन्हट में है। केंद्रीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ के चिन्हट में है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण नेडा, ये कहां पर कब स्थापित हुआ? 1988 में स्थापित हुआ। लखनऊ को ऊर्जा सिटी कहते हैं, और एक चीज कि एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, या केवल एनर्जी कैपिटल कह लीजिए, तो किसे कहा जाता है? सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, सिलिका पावर प्लांट कहां पर है? मथुरा में है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। प्रदेश में सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 से 102 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं कल्याणपुर, अलीगढ़ तथा घोसी, मऊ में स्थापित की गई हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ जी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर आपको याद करना है, जरूर आपको याद करना है। ठीक है भैया। हाँ जी, तो एज इट इज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भैया पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, जो एज इट इज आपके कॉपी में लिखा होना भी चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्या होता है, इसी के साथ ही आपका जो ये ऊर्जा वाला टॉपिक था, ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 टॉपिक कवर हो गए। एक उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना, दूसरा उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना, और अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। ठीक है ना। हाँ जी भैया, अच्छा भैया हसन बाबू, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये आपका है ना उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। अब उत्तर प्रदेश में कृषि व पशुपालन की बात करें तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, इसके बाद तो आपको लिस्ट ही पढ़नी है, मैप पे ही जानना है कि भाई यूपी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यहां से भी अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहां से भी हाल ही में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। हाँ जी भाई, तो इसमें आप देखेंगे, है ना। हाँ जी भाई, जब केंद्रीय बोलता है तो भारत इसका मतलब होता है, केंद्रीय का मतलब भारत ही होता है। स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में ले लीजिए, उसके बाद जितना मन करे स्क्रीनशॉट करिए। यूपी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, आप जानते हैं इनकी संख्या कितनी है? आप जानते हैं इनकी संख्या 9 है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि अगर आप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ये तराई एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। क्या है ये? ये तराई एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ऐसे ही ये वाला क्या है?
ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर का मैदान है ना भाई, पूर्वोत्तर का मैदान। जैसे ये क्या है, ये पूर्वी ये मैदान है, ये क्या है, ये पूर्वी मैदान का क्षेत्र है, पूर्वी मैदान का क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी मैदान का क्षेत्र है। ऐसे ही क्या है, ये विंध्य क्षेत्र है, ये क्या है, ये विंध्य क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है भाई, ये वाला जो आप देख रहे हैं ठीक ठाक है ना क्षेत्रफल है इसका भी, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ऐसे ही ये सेंट्रल मैदान का क्षेत्र है, मतलब मध्य गंगा मैदान या केवल मध्य मैदान कह लीजिए, समझ रहे हैं। अब जैसे यहां से इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना, सौर फोटोवोल्टिक क्या होता है, अरे सौर ऊर्जा संयंत्र भाई, ठीक है, हाँ जी, सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा से जब विद्युत का उत्पादन होता है तो उसको कहते हैं। और बाकी आप देखिए, अब जैसे ये भी है, तो इसमें जैसे हमने एक आपको मैप दे दिया, ठीक है, ये जो हमने आपको मैप दे दिया कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मैप पर कहां फिट आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी के मैप पर कहां फिट आ रहा है, वो इस मैप से आपको अंदाजा लग गया। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैप से यह अंदाजा लगा है कि कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है, तो अब आप उसको याद भी करें कि जैसे भाभर एवं तराई मैदान वाला तो आप समझ रहे हैं कि भैया ये ज्यादातर वो जिले हैं जो यूपी और नेपाल से अपना है ना सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के जो जिले हैं जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ठीक है, और फिर मध्य पश्चिमी मैदान का क्षेत्र है। जैसे इसमें से कुछ तो आपको 100% याद है ना, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र, भाई बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको पता है, आप सब जानते हैं कि बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं और 7 के 7 जिलों के नाम आपको जुबानी याद है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं और 7 के 7 को नाम आपको धूमधाम से याद है, आपको धूमधाम से याद है, ठीक है ना, हाँ जी भाई। तो आपको धूमधाम से याद है कि 7 वो जिले कौन से हैं बुंदेलखंड के, तो ऐसे याद हो गया, तो वो बुंदेलखंड वाला हो गया। और तराई और भाबर वाला आपको ऐसे याद रहेगा कि भैया यूपी और नेपाल से सटे हुए जिले हैं। इसी प्रकार से जैसे भाई पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र है, तो ये भी आप समझ रहे हैं कि पूरब का जो मैदानी क्षेत्र है, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस, ठीक है ना, और भदोही, भदोही लिख दिया, ठीक है, क्या भैया, भदोही, ठीक है, क्या, भदोही, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, भदोही, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब भाई इसमें भी मेहनत आपका है मुख्य रूप से, इसमें सही बताएं तो इसमें हमसे ज्यादा मेहनत आपकी है भाई। हमारा इसमें कर्तव्य ये था कि एक बढ़िया सा मैप आपको दे देना जिससे आइडिया लगे आपको कि कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र कहां है, और फिर हमने आपको लिस्ट दे दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस मैप के हिसाब से और इस लिस्ट के हिसाब से अपने माइंड में जिलों को फिक्स करिए कि कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आ सकता है, कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आ सकता है, यह आपकी जिम्मेदारी है उसे फिट करना, ठीक है। बाकी ये तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। भारत में कितने हैं, भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, हाँ, तो भारत को 15 और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं, 20 है। जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, गाजियाबाद, कई बार पूछा गया, ठीक है, हाँ जी, कई बार पूछा जा चुका है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.34% उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जोतों का जो प्रतिशत है वो आगे यहां पर दे रखा है, ठीक है, कि जोतों का प्रतिशत कहां कितना है तो वो यहां पर दे रखा है, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो है क्या मामला, तो मामला ये है कि आप इस चीज को अच्छे से समझें, ठीक है। अब इसमें मामला यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कृषि की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में किसकी बात हुई, अभी यूपी में कृषि की बात हुई, उत्तर प्रदेश में कृषि। तो उत्तर प्रदेश में जब कृषि की बात हो तो आपको यह समझना है ना, उत्तर प्रदेश में जब कृषि की बात होगी तो आपको सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य, सर्वाधिक कृषि योग्य
सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य, ये हमने पिछले वाले सेशन में भी बताया था। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य भी है ना, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य। और उत्तर प्रदेश में याद करिए सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल किसका होता है, सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इस मामले में पहले नंबर पर क्या है भाई, इस मामले में आप जानते हैं कि पहले नंबर पर है चावल और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है गेहूं, दूसरे नंबर पर है गेहूं। और यही कारण है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो मुख्य खाद्य फसल पूछे तो आपको बताना है चावल, मुख्य खाद्य फसल पूछे तो आपको क्या बताना है, चावल बताना है। ठीक है ना, आपको क्या बताना है, चावल बताना है ना। और इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश की मुख्य नगदी फसल, जरा कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य नगदी फसल कौन सी है, मुख्य नगदी फसल कौन सी, मुख्य नगदी फसल कौन सी है। और बाकी ये कि भाई उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, कितनी है, 9 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ठीक है ना, बाकी कुल पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं, 20 है। ठीक है, पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं, कुल 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, पारिस्थितिक क्षेत्रों की बात करें। और जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, तो जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो जैविक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। कहां पर है, गाजियाबाद में है जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, कहां पर है, गाजियाबाद में है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक। तो भारत की मुख्य जो नगदी फसल है वो कौन सी है, गन्ना है, भारत की उत्तर प्रदेश की भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्य नगदी फसल कौन सी बताएंगे, गन्ना बताएंगे। ठीक है, तो ये तो खैर जरूरी है ही है, आपको याद करना ही करना है। ठीक है भैया, बाकी एक एडिशनल जानकारी इसमें जो है कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का, ठीक है आप देखेंगे भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का, कुल कृषि योग्य भूमि का, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.34% यूपी में है। सॉरी, ठीक है भैया, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसका 10.34% उत्तर प्रदेश में, 10.34%। तो ये हो गया यूपी में कृषि से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां, और फिर इसी के आधार पर यह हो गया कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु अंचलों का जो विवरण है वो यहां पर दिया गया है। आप देख सकते हैं 3 इस पेज पर है, 3 इस पेज पर है और 3 इस पेज पर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से दिया है, यहां तक तैयार कर लीजिए। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी तो इसके आगे और अन्य बिंदुओं पर बात हो रही होगी। ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये कृषि नीति पर, उत्तर प्रदेश कृषि नीति पर, लेकिन इसको हम अगले सेशन में थोड़ा और डिटेलिंग के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि बहुत बढ़िया से आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस जिम्मेदारी के साथ नोट्स बनाकर लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ जी, मुख्य खाद्य फसल चावल लिख दिया हमने, तो क्या लिख दिया जाए, मुख्य खाद्य फसल चावल ही तो है।
उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल चावल ही तो है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, मतलब आज हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में, यूपी में खनिज संसाधन, किसकी बात होने जा रही है भैया? यूपी में खनिज संसाधन, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए कि यूपी में खनिज संसाधन, ठीक है। तो देखिए भाई, यूपी में खनिज संसाधन, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की बात होने जा रही है और एकदम इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, मुख्य प्राप्ति क्षेत्र क्या है ना। उत्तर प्रदेश में खनिज के मुख्य प्राप्ति क्षेत्र क्या है? मुख्य प्राप्ति क्षेत्र, है ना। मुख्य प्राप्ति क्षेत्र मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो खनिज संसाधन है वो कहां पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से साथियों पाए जाते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। कहां पाए जाते हैं भैया? दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। तो ये तो खैर नेचुरल सी बात है, मतलब ये आप जानते हैं, है ना, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ठीक है ना, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो अगर कभी भी आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से, ठीक है, भाई अमीर क्षेत्र है, ठीक है, तो आप कहेंगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे, ठीक है, क्या है, सबसे विकसित क्षेत्र है या सबसे ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव क्षेत्र है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किसका अभाव पाया जाता है, तो आप देखेंगे अभ्रक, है ना, अभ्रक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। मतलब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक का मतलब होता है माइका, ठीक है ना, अभ्रक का मतलब क्या होता है? माइका, ठीक है ना। तो अभ्रक या माइका नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में। क्या नहीं पाया जाता? तो अभ्रक या माइका जो है नहीं पाया जाता। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, ठीक है, तो आप बताएंगे कि भैया अभ्रक या माइका, ठीक है। मुख्य खनिज कौन सा पाया जाता है ना, मुख्यतः, है ना, मुख्यतः उपलब्ध जो खनिज है, मुख्यतः उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो मुख्यतः उपलब्ध खनिज जो उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से जो मुख्यतः उपलब्ध खनिज है यह कौन सा है? तो मुख्यतः उपलब्ध खनिज है एंडालुसाइट। कौन सा है? एंडालुसाइट है, ठीक है। क्या है भैया? एंडालुसाइट है, इसको जरा याद रखेंगे। और क्या है? एंडालुसाइट है भैया। और है डायस्पोर। क्या है भैया? डायस्पोर, ठीक है ना, डायस्पोर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एंडालुसाइट, एंडालुसाइट आप देखेंगे तो अप्रोक्स 78%, और अगर हम डायस्पोर की बात करेंगे तो अप्रोक्स 37%, ठीक है ना। हाँ जी, तो बहुत बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो खनिज उपलब्ध है, मुख्यतः उपलब्ध जो खनिज है वो है एंडालुसाइट और डायस्पोर, और जो नहीं पाया जाता वो है अभ्रक या माइका, ठीक है। माइका का इस्तेमाल किसमें होता है? वो वाला माइका नहीं, माइका जो है, ठीक है, हाँ, माइका जो है ये जैसे जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे बटन वगैरह होती है ना, ठीक है, तो उसमें जो है इसी का इस्तेमाल होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर हम यूपी की पहली खनिज नीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, पहली खनिज नीति की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति जारी की गई थी, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति, तो उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति जारी हुई थी, यह कब जारी हुई थी? पहली खनिज नीति, तो पहली खनिज नीति 1998 में जारी की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो पहली खनिज नीति जारी हुई थी वो 1998 में जारी हुई थी, ठीक है ना। चलिए, और वर्तमान में लागू खनिज नीति कौन सी है? वर्तमान में लागू खनिज नीति कौन सी है? वर्तमान में लागू खनिज नीति, वर्तमान में जो लागू खनिज नीति है वो कौन सी है? तो वर्तमान में जो खनिज नीति लागू है, ठीक है, वर्तमान में लागू खनिज नीति जो है ये कौन से साल की है? तो ये 2017 की है, ठीक है ना, 2017 की है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और यही चीज तो आपको उसमें भी देखने को मिली थी, अगर आप याद करें, जब आपने वन नीति पढ़ा था, याद करिए, उत्तर प्रदेश की वन नीति आपको याद है, मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी। तो उत्तर प्रदेश की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी,
वन नीति थी या फॉरेस्ट पॉलिसी थी। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी जो पहली बार लागू की गई थी वो 1998 में लागू की गई थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में लागू हुई। और उत्तर प्रदेश में 1998 की वन नीति की जगह पर 2017 में वर्तमान वाली वन नीति लागू हुई, तो वैसे ही यहां पर भी 2017 में वर्तमान वाली जो नीति है वो लागू हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो खनिज नीति है और जो वन नीति है दोनों के मामले में लगभग जो है सेम, मतलब दोनों के मामले में लगभग क्या सेम ही है। ठीक है, वन नीति भी 1998 में आई, खनिज नीति भी 1998 में आई। वन नीति भी वर्तमान में 2017 की लागू है और खनिज नीति भी, तो सेम सेम हो गया ना, तो काफी सिमिलरिटी हो गई और इस सिमिलरिटी से आपका बड़ा फायदा भी हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब एक चीज ये जैसे है, ये तो सेम सेम आपको एज इट इज याद करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। अब ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश यूपी, है ना, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यूपी राज्य, ठीक है, यूपी राज्य खनिज विकास निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये एग्जैक्टली हुई थी 23 मार्च 1974 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1974 को ये स्थापना हुई थी, 23 मार्च 1974 को। ठीक है, 23 मार्च 1974 को स्थापना हुई थी। तो 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको ये बेसिक्स है। ठीक है, इस टॉपिक का बेसिक्स है, ये बेसिक चीजें हैं, तो इसको याद रखेंगे कि यूपी में खनिज संसाधन की बात करें तो मुख्य प्राप्ति क्षेत्र, है ना, दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, अभ्रक यूपी में नहीं होता है, मुख्यतः उपलब्ध खनिज एंडालुसाइट और डायस्पोर है। और जो पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी 1998 में, वर्तमान में 2017 वाली लागू है। और यूपी राज्य खनिज विकास निगम की बात करें तो 23 मार्च 1974 को स्थापना हुई थी, 23 मार्च 1974 को स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब इन सब के बाद आप आइए जरा इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ा बढ़िया सा फ्लो चार्ट है ना, एज इट इज आपको ध्यान देना है। क्या है भैया? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन से संबंधित प्रमुख तथ्य, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो जो तथ्य हैं, क्या क्या तथ्य हैं देख लीजिए। जैसे कह रहा भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में हुई थी। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है? दूसरा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम जैसा कि अभी बताया था कि 1974 में स्थापित हुआ। पहली खनिज नीति 1998 में आई थी, वर्तमान में 2017 वाली लागू है। ठीक है ना, हाँ जी। और खनिज विकास को उद्योग का दर्जा 1998 की इसी प्रथम खनिज नीति में दिया गया था। ठीक है ना, अच्छा, यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र ललितपुर है और हीरा का प्रमुख क्षेत्र बांदा और ललितपुर है। ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है, बिल्कुल। तो एज इट इज इसको जरा देख लीजिएगा, एज इट इज देख लीजिएगा। ठीक है, एज इट इज देख लीजिएगा, एज इट इज तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो जैसे आपने इसको लिखा है, ठीक है, तो ये एक अलग फ्लो चार्ट है, वीके का जी के अंदाज वाला। ठीक है, और ऐसे ही आप चाहें तो उसका भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, आराम से बढ़िया फ्लो चार्ट बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी, आराम से बढ़िया फ्लो चार्ट बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। बिल्कुल भैया शिवम बाबू, एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से देखिए, हमने आपके सिलेबस के कंप्लीट होने का जो टाइमलाइन अपने माइंड में सोचा है वो मार्च एंड सोचा है। ठीक है, कि मार्च एंड तक हम आपका सिलेबस कंट्रोल मतलब कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 2-4 दिन ऊपर नीचे का कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कि बीच में कोई जरूरी काम आ गया, मान लीजिए 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसा हो सकता है, वैसे आएगा तो नहीं, होली की छुट्टियों के अलावा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है ना, चलिए भैया,
ठीक, सब आ जाएगा भैया राहुल बाबू। अभी कंप्लीट तो हुई नहीं है ना, अभी तो चल रहा है ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा कि यूपी की ज्योग्राफी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़िए और बढ़िया तरीके से चीजें होंगी। अब आइए जरा हम ये देख लेते हैं, ये देखिएगा जरा। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है, ये फ्लो चार्ट एक बढ़िया तरीके से आपका इसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा। ठीक है, क्या है, सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों को एक बढ़िया फ्लो चार्ट से दिखाया गया है कि पोटाश लवण है, संगमरमर है, पाइराइट्स है, कोयला है, ठीक है, सोना है, डोलोमाइट है, पोटाश लवण, चूना पत्थर। ठीक है, तो ये जो है इतनी चीजें ऐसी हैं, इतने खनिज ऐसे हैं जो कहां पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी वीके का जीके अंदाज में ही है ना, ये भी वीके का जीके अंदाज में ही है भैया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल। और इसी प्रकार से आप देखिए, है ना, इस तरह से आप बनाएंगे जब, है ना, बढ़िया नोट्स, तो आराम से एकदम बढ़िया तरीके से इंटरेस्ट आएगा आपका पढ़ने में। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये हो गया सोनभद्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। अब ये देखिए ललितपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। ठीक है, कहां पर भैया, ललितपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। ठीक है, ललितपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। ठीक है, तो भैया यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, प्लेटिनम, डायस्पोर, तांबा, बॉक्साइट, सोना, है ना, पायरोफाइलाइट, ठीक है, लौह अयस्क। ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो ललितपुर वाले हो गए। तो ये बढ़िया फ्लो चार्ट है, ये बढ़िया फ्लो चार्ट है, और ये बढ़िया फ्लो चार्ट है। झांसी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। ठीक है, झांसी में पाए जाने वाले, तो आप देख सकते हैं पोटाश लवण, सेलखड़ी, जिप्सम, डायस्पोर, एस्बेस्टस और कांच बालू। ठीक है ना, तो ये आराम से, ठीक है भैया, हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये आराम से आपका हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल, कृषि एवं पशुपालन। अरे यार मैं फिर वही कह रहा हूं, हमने ये तो कहा नहीं कि उत्तर प्रदेश का भूगोल खत्म हो गया, अब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आपका जो चल रहा है इसमें वो सब आएगा, आप क्यों चिंता करते हैं। जब हम कह दें कि आज कोर्स खत्म, उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ ये रह गया, और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब सिलेबस खत्म करूंगा तो आपसे पूछ लूंगा कि आप बताइए, कोई आपके हिसाब से कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कोई टॉपिक रह गया, तो पहले तो मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, और दूसरा आपसे पूछ लूंगा, इन केस कोई रह जाता है तो करा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, अच्छा भैया, BN राव जी, ठीक है। अब भैया सिलेबस में होगा तभी तो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, एक हमने यहां बता दिया, ये सोनभद्र वाला हो गया, ये सोनभद्र का फ्लो चार्ट हो गया, ये ललितपुर का हो गया, ये झांसी का हो गया, और ये मिर्जापुर का हो गया। ठीक है, यही 4 जिले हैं जहां पर खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, यही 4 जिले हैं जहां पर खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी ट्रिक इजाद करें, समस्या यह है कि सेम टाइप के खनिज जो हैं वो 2 अलग अलग जगहों पर भी मिल जाते हैं, तो वो समस्या आ जाती है। ठीक है, तो वो समस्या जो है थोड़ा सा देखने को मिल जाती है। ठीक है भैया, अच्छा आप सुनो, इसको एज इट इज तो आपको लिखना ही लिखना है, अब कुछ एडिशनल बातें भी सुन लीजिए हमसे। ठीक है, और इसको एज इट इज, है ना, ये इस फॉर्मेट में इसीलिए रखा है ताकि आपको थोड़ा सा ये इजी लगे। ठीक है ना, हाँ जी भैया। पढ़ा देंगे भैया, आगे करा देंगे राहुल बाबू, मंडित करा देंगे, पहले तुम्हारा ही टॉपिक करा देंगे। हाँ पहले यही टॉपिक करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी राव जी बन नहीं पाई है भैया। यूपी हिस्ट्री खतरनाक लग रही थी, चलो अब यूपी ज्योग्राफी ज्यादा खतरनाक लग रही होगी। आइए जरा कांच बालू की बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से के संबंध में कांच बालू की जरा बात कर लेते हैं। कांच बालू, ठीक है ना, कांच बालू, तो देख लिया जाए कांच बालू। ठीक है, और कांच बालू का मतलब वही हो गया सिलिका सैंड। क्या हो गया भैया, सिलिका सैंड। क्या, सिलिका सैंड। ठीक है, सिलिका सैंड, तो ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है, सिलिका सैंड। ठीक है,
ठीक है, सिलिका सैंड। तो कांच बालू या सिलिका सैंड, ठीक है ना, ठीक है। तो कांच बालू या सिलिका सैंड, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कांच बालू, इसमें क्या है कि इसमें दो चीजें हैं जो इसमें दो तरीके से पाया जाता है। एक तो क्या होता है, एक तो SiO2 के रूप में, SiO2 के रूप में, किस रूप में, SiO2 के रूप में पाया जाता है, और दूसरा जो है Fe2O3 के रूप में। क्या है ये? अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे आई थिंक ये सिलिका ऑक्साइड है और ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। तो होता यह है कि जैसे 98% इस रूप में होता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो कांच बालू या सिलिका सैंड पाए जाते हैं, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक। तो जो कांच बालू या सिलिका सैंड है, ठीक है, ये SiO2 के रूप में 98% पाया जाता है, और बाकी का जो है, ठीक है, बाकी की जो मात्रा जो बच गई लगभग 2%, ठीक है। तो लगभग जो 2% है वो इस रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझेंगे कि थोड़ा इस रूप में और थोड़ा उस रूप में, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है। तो कांच बालू या सिलिका सैंड SiO2 के रूप में 98%, Fe2O3 के रूप में लगभग 2% पाया जाता है, ठीक है ना, लगभग 2% पाया जाता है। अब उच्च गुणवत्ता वाली सैंड कहां पाई जाती है? उच्च गुणवत्ता वाली सैंड कहां पाई जाती है? तो भाई उच्च गुणवत्ता वाली सैंड, उच्च गुणवत्ता वाली सैंड कहां पाई जाती है? सैंड मतलब बालू ही होता है। उच्च गुणवत्ता वाली सैंड नैनी प्रयागराज में पाई जाती है, नैनी प्रयाग में पाई जाती है, नैनी प्रयाग में पाई जाती है, ठीक है, नैनी प्रयाग में पाई जाती है, ठीक है, नैनी प्रयाग में पाई जाती है, ठीक है ना, उच्च गुणवत्ता वाली जो सैंड है। तो उच्च गुणवत्ता वाली सैंड आपको कहां मिल जाएगी? प्रयागराज के नैनी में, मुख्य रूप से, ठीक है, प्रयागराज के नैनी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। और प्रमुख केंद्र क्या है? ठीक है, प्रमुख केंद्र में आपको ढेर सारे केंद्र बताता हूं इसका, ठीक है। प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करते हैं, तो प्रमुख केंद्र में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो प्रमुख केंद्र में जैसे है ना, शंकरगढ़ है। क्या है? शंकरगढ़, ठीक है, शंकरगढ़, शंकरगढ़ प्रयागराज में ही है, शंकरगढ़, ठीक है, शंकरगढ़ वाला क्षेत्र है। जैसे लोहारगढ़ वाला क्षेत्र है, लोहारगढ़, लोहारगढ़ वाला क्षेत्र है, लोहारगढ़ वाला क्षेत्र है। लालपुर वाला क्षेत्र है, लालपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, लालपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसी प्रकार से कोल्हाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा? कोल्हाई। ये सब प्रयागराज वाले हैं। अभी आपने जितने देखे, जितने हमने यहाँ पर लिखे, ये सब प्रयागराज वाले हैं, ठीक है ना, ये सब के सब प्रयागराज वाले हैं। प्रमुख केंद्र कहाँ पर भैया? यहीं पर मेंशन कर देते हैं, प्रयाग में, ठीक है, कहाँ पर भैया? प्रयाग में, ठीक है। तो प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है, तो प्रयागराज में जो है, ठीक है, मतलब कांच बालू या सिलिका सैंड, ठीक है भैया, हाँ जी, कांच बालू या सिलिका सैंड प्रयागराज में शंकरगढ़, लोहारगढ़, लालपुर और कोल्हाई, ये वो क्षेत्र है जहां पर पाई जाती है, ठीक है ना, जहां पर पाया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे चित्रकूट में दो क्षेत्र है, लौहगढ़ व बरगढ़। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, लौहगढ़ और बरगढ़, ठीक है। प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र कहां पर? चित्रकूट। तो चित्रकूट में जो इसके जो प्रमुख केंद्र हैं, कौन से हैं? चित्रकूट में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे एक बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछा था पता है? एक बार पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा था, ये शंकरगढ़ और बरगढ़ पूछा था, शंकरगढ़ और बरगढ़, ठीक है ना। तो लौहगढ़ और बरगढ़, ठीक है, लौहगढ़ और बरगढ़ कहां पर है? लौहगढ़ और बरगढ़ ये यहां पर है, लौहगढ़ और बरगढ़, ये पूछा गया क्वेश्चन है, लौहगढ़ और बरगढ़। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें, ठीक है, इस प्रकार से इस चीज को अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या भैया? सीधी सीधी बात है कि कांच बालू की बात करें, अगर हम कांच बालू या सिलिका सैंड की बात करते हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाली
जो सैंड है वो नैनी प्रयागराज में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जितना सिलिका सैंड है उसमें से 98% SiO2 के रूप में और लगभग 2% Fe2O3 के रूप में पाई जाती है। प्रयागराज में जो इसके प्रमुख केंद्र हैं जहां ये पाया जाता है, ये शंकरगढ़, लोहालगढ़ है ना, लालपुर, कोल्हाई है। और जो चित्रकूट में है वो लौहगढ़ और बरगढ़ है। ठीक है, लौहगढ़ और बरगढ़ है। तो इस चीज को जरा एकदम दिमाग में रखेंगे, इस चीज को आप एकदम दिमाग में रखिए एज इट इज। ठीक है ना। हाँ जी, अब एक चीज का ये ध्यान दीजिए कि है ना, क्या भैया, राजस्व के है ना, खनिज से प्राप्त राजस्व न के राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश। ठीक है ना, खनिज से प्राप्त राजस्व का राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश। खनिज से प्राप्त क्या मतलब है इसका? खनिज से प्राप्त राजस्व का, खनिज से प्राप्त राजस्व का, ठीक है, खनिज से प्राप्त राजस्व का राज्य की खनिज से प्राप्त राजस्व का राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश। राज्य की, ठीक है, कुल राजस्व प्राप्ति में अंश, कुल राजस्व प्राप्ति में अंश, कुल राजस्व प्राप्ति में अंश, कुल राजस्व प्राप्ति में अंश। ठीक है, तो इसका जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें है क्या मामला, ठीक है, तो खनिज से प्राप्त राजस्व का राज्य की कुल है ना, जो राजस्व प्राप्ति है उसमें अंश की बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए भैया, देखिए कुछ लोगों का लिखने पर कम और कमेंट पर ज्यादा फोकस है, पढ़ाई पर फोकस करो बच्चा। देखो भैया, तो अब इसमें क्या मामला है, इसमें आप इस चीज को ध्यान देंगे कि भैया है ना, जो तत्कालीन अंश है, तत्कालीन अंश क्या है, तत्कालीन मतलब वर्तमान में क्या है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, तो तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें, तत्कालीन अंश कितना है, तत्कालीन अंश कितना है, एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तत्कालीन अंश कितना है। ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है, दूसरा ये कि यूपी उत्तर प्रदेश खनन नीति 2000, ठीक है, उत्तर प्रदेश खनन नीति, उत्तर प्रदेश खनन नीति, ठीक है, उत्तर प्रदेश खनन नीति, उत्तर प्रदेश खनन नीति की अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा, खनिज नीति, खनन नीति। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने लगवाया है, ये जो लिखवाया था है ना, वर्तमान में लागू खनिज नीति, इसको खनन नीति कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या कर लीजिएगा, यूपी खनन नीति। ठीक है, क्या कर लेंगे इसको, यूपी खनन नीति कर लेंगे, वर्तमान में लागू यूपी खनन नीति, उत्तर प्रदेश खनन नीति। ठीक है, उत्तर प्रदेश खनन नीति। ठीक है ना, वर्तमान में लागू यूपी खनन नीति 2017 की है। ठीक है, खनिज नीति लिखा था, उसको खनन नीति कर लीजिएगा। खनिज और खनन में डिफरेंस तो आप समझते हैं, खनिज का मतलब प्रॉपर खनिज जिसका खनन करके निकालना है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, उत्तर प्रदेश खनन नीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्धारित लक्ष्य, ठीक है, निर्धारित लक्ष्य क्या है। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य तो अभी जो है वो 1.8% है। ठीक है, अभी जो है वो कितना है, अभी 1.8% है। ठीक है, 1.8% है, 1.8% है। ठीक है, और अभी क्या करना है, इसको करना है 3%। कितना करना है, इसे बढ़ाकर 3% करना है। लेकिन कब तक करना है भाई, 3% का जो टारगेट 2017 में जब आया था, आगामी 5 वर्षों में।
ठीक है, क्या कहा गया था, आगामी 5 वर्षों में, ठीक है ना, आगामी 5 वर्षों में, तब से ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तब से ये कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपको अपडेट इसमें बताया जाए, ठीक है। तो खनिज से प्राप्त राजस्व की अगर हम बात करते हैं, खनिज से प्राप्त राजस्व का राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश की बात करें तो तात्कालिक अंश 1.8% है, ठीक है। और यूपी खनन नीति है ना, यूपी खनन नीति 2017, यूपी खनन नीति 2017 में जो आई थी, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की बात करें तो निर्धारित लक्ष्य कितना है, 3%, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है भैया, बस और क्या चाहिए। अच्छा भैया दीपक बाबू, ठीक है, तो ये भी एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बांसी मकरी कोह, बांसी मकरी कोह क्षेत्र आपने सुना है, बांसी मकरी कोह क्षेत्र, ठीक है, कहां पर है, बांसी है ना, बांसी मकरी, ठीक है, कोह क्षेत्र, तो बांसी मकरी कोह क्षेत्र जो है, ठीक है, कहां पर स्थित है भाई, तो बांसी मकरी कोह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये भैया स्थित है कहां पर, मिर्जापुर में, कहां पर स्थित है, मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। दूसरी बात यह है भाई, पहली बात तो मिर्जापुर में स्थित है, और दूसरी बात यह ध्यान रखना कि फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है, या फायर क्ले की उपलब्धता, तो यहां पर क्या मिल जाता है, फायर क्ले मिल जाता है, फायर क्ले की उपलब्धता यहां पर है, ठीक है, फायर क्ले की मौजूदगी यहां पर है, ठीक है, फायर क्ले की मौजूदगी, ठीक है, फायर क्ले की मौजूदगी यहां पर है, ठीक है ना। और एक नोट भी लिख लीजिएगा, नोट क्या नॉर्मली तथ्य है कि हमीरपुर में, कहां पर, हमीरपुर, आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, हमीरपुर में ग्रेफाइट के भंडारों, है ना, हमीरपुर में ग्रेफाइट का भंडार मौजूद है, ग्रेफाइट के भंडार का पता चला है, ग्रेफाइट के भंडार का पता चला है, पता चला है, ग्रेफाइट के भंडार का पता चला है, ठीक है, हमीरपुर में ग्रेफाइट के भंडार का पता चला है, ठीक है, हमीरपुर में ग्रेफाइट के भंडार का पता चला है। चलिए अब तो देखिए भाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और सबसे अच्छी चीज देखिए, आपको जरूरत किस चीज की है, आपको सबसे जरूरी चीज है भाई, बीइंग अ स्टूडेंट जरूरी होता है कि एक सही और सटीक इजी फॉर्मेट में कंटेंट मिल जाए, बस, बाकी पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे, मेहनत आप ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक्स, यूपी में खनिज संसाधन से संबंधित बेसिक्स हो गया, उसके बाद ये एक फ्लो चार्ट हो गया, और फिर ये हो गया कि भैया सोनभद्र में क्या खनिज पाए जाते हैं, ललितपुर में क्या पाए जाते हैं, झांसी में क्या पाए जाते हैं, मिर्जापुर में क्या पाए जाते हैं, तो ये अलग अलग राज्यों का अलग अलग हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना, ये अलग अलग हमने आपको कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है, फिर तो भाई वही है कि आप इसके बाद कुछ जरूरी चीजें कांच बालू अर्थात सिलिका सैंड से संबंधित बता दी, और फिर आपका ये हो गया, ये भी अपडेटेड मटेरियल है, ठीक है, अपडेटेड मटेरियल है, तो ये जरूर जानना है और यह भी जानना है। इसके बाद एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, हालांकि हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको बताया है, तो आप फ्लो चार्ट से ही पढ़ सकते हैं, बहुत ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जरूरत आपको लगे तो मैं आपको एक लिस्ट उपलब्ध करा रहा हूं खनिज का, ठीक है, एक लिस्ट उपलब्ध करा रहा हूं खनिज का, ठीक है। तो आप चाहें तो लिस्ट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को लिस्टिंग के माध्यम से पढ़ना पसंद होता है, ठीक है, कुछ लोगों को लिस्टिंग के माध्यम से पढ़ना पसंद होता है, तो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब उसकी एक लिस्ट आपको देने जा रहा हूं, तो आप इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये इसमें ऐड हो जा रहा है, ये आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा आराम से, और आराम से आप बाद में इत्मीनान से लिख सकते हैं, ये देख लीजिए।
उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, है ना, मतलब खनिज कौन सा है और प्राप्ति क्षेत्र। ठीक है, तो इन केस एक दो चीजें जैसे रह गई होंगी, जैसे चूना पत्थर वाला क्षेत्र यहां पर देखिए ऐड हो गया, कोयला वाला क्षेत्र सिंगरौली बेसिन सोनभद्र ऐड हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी रही जो हमने आपको मतलब अभी जो बताया है, जो पढ़ाया है अभी तक उसमें नहीं बताया था, तो वो इसमें ऐड हो रही है। जैसे कोयला, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोयला क्षेत्र जो है वो सिंगरौली बेसिन है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है, सिंगरौली बेसिन है। और आप यह भी जानते हैं कि सिंगरौली बेसिन कहां पर है, सोनभद्र में है। और ये यूपी और एमपी दोनों में फैला है, ये उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों में फैला है। ठीक है, और ये देखिए लौह अयस्क तो खैर ठीक है ललितपुर। ये देखिए हीरा है ना, हीरा हमने बता ही दिया था कि मिर्जापुर और बांदा दोनों जिलों में मिलेगा। ठीक है, तांबा, तांबा जो है आपको ठीक है ललितपुर में मिल जाएगा। संगमरमर, एंडोलोसाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम, ठीक है, ग्रेफाइट, ये सब भी है। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से इत्मीनान से याद कर सकते हैं। और ये कुछ और चीजें हैं जो उससे संबंधित है, तो इत्मीनान से आप याद कर लीजिएगा इसको, मतलब पहले नोट करना है फिर उसके बाद उसी हिसाब से याद करना है। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत प्यारा टॉपिक है। और प्यारा टॉपिक मान लीजिए नहीं भी हो, हम कहते हैं फायर है ना भाई, प्यारा टॉपिक ना भी हो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। तो जरूरी ये है, जरूरी ये नहीं कि कौन सा टॉपिक प्यारा है अच्छा है नहीं है, जरूरी ये है कि इंपॉर्टेंट कितना है। तो अगर कोई चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो पढ़नी है ही है। ठीक है ना, चले भैया। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इसमें हो गया आपका, बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, लिस्टिंग भी हो गई सारी। ठीक है, और ये तकरीबन हमारे हिसाब से भले यहाँ पर 10-11 पेज दिख रहे हैं, लेकिन आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से 2 पेज या बहुत ज्यादा होगा 2.5 पेज का मैटर होगा। तो 2 से 2.5 पेज का मैटर है, इसको निपटा लीजिएगा। ठीक है, 2 से 2.5 पेज का मैटर है, इसको यहाँ पर आप निपटा लीजिएगा। ये देखिए ये चाइना क्ले यहाँ पर दिया है, आप जो चाइना क्ले पूछ रहे हैं सोनभद्र और बांदा में आपको चाइना क्ले मिल जाएगा। फेल्सपार भी दिया है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले भी दिया है। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये चीज ध्यान देंगे। बांसी एवं मकरी खोह, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखवाया था बांसी मकरी खोह, बांसी मकरी खोह। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये यहाँ पर दिया है। खैर ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारा है ना कंटेंट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, छोटी सी क्लास में ही बहुत सारा कंटेंट हो गया, लगभग 40 मिनट की क्लास में। तो इस कंटेंट को बढ़िया नोट्स में लिख लीजिएगा। कल संडे है, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, देख जांच लीजिए कि आपको कितना तैयार है और कितना और तैयार करना बाकी है। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, फिर हमारी आपकी मुलाकात ठीक है